तो यहाँ पे हमने नामकरण तो कर लिया, लेकिन इतने सारे नाम हम याद कैसे रख पाएंगे बेटा? ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इतने सारे नाम याद रखें। कितने नाम याद रखने हैं? तो वी हैव 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। इतने सारे स्पीशीज का नाम तो हम याद नहीं रख पाएंगे। इस वजह से हमने स्पीशीज को ग्रुप करना शुरू कर दिया। ठीक है, द आर्ट ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। जो शब्द हमें दिया गया था एपी रे कैंडोल के बारे में, दिस इज नॉट एन एनसीईआरटी, तो याद रखना। इनिशियली जब हम ग्रुप करते थे ऑर्गेनिजम्स को, तब हम उनको ग्रुप करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, विच इज रोटी, कपड़ा एंड मकान, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के बेसिस पे उसको हम ग्रुप करते थे। लेकिन लेटर ऑन जैसे लोग ज्यादा ग्रो होते गए, दे बिकेम अ लिटिल बिट मोर एडवांस एंड दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन. So several different concepts were taken. Now what were those different concepts? तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजेशन किया जाता था जो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होता था। ठीक है, यानी हम डिस्क्राइब करते थे कि उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स कैसा है, और उसके बेसिस पे हम उसको कैरेक्टराइजेशन दे दिए जाते थे। पोस्ट दैट, आफ्टर डिस्क्राइबिंग देम, आफ्टर कैरेक्टराइजिंग देम, उनका आइडेंटिफिकेशन काफी ज्यादा आसान हो जाता था। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद हम उसको नॉमेनक्लेट करते थे, और नॉमेनक्लेट करने के बाद फाइनली उनको एक करेक्ट ऑर्डर या फिर रैंक में ग्रुप कर देते थे। दैट इज नथिंग बट वी वेंट फॉर क्लासिफिकेशन। आर वी क्लियर अप टिल हियर बेटा? इसको और सिंपल तरीके से समझे तो, अगर सपोज किसी कपल को एक बच्चा हुआ है, तो पहले तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के डिस्क्रिप्शंस को देख के हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो लड़का है या लड़की। उसके बाद उसका नामकरण अकॉर्डिंगली कर लेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा, उसके फीचर्स और डिटेल में स्टडी करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में ढाल दिया जाएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल टू बी एज taxonomy. Linnaeus was the first scientist to provide us taxonomical classification. Okay, and he gave us certain basics of taxonomical classification. So is the reason today we call him to be as father of taxonomy. धीरे 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 जैसे टाइम थोड़ा और आगे चला गया बेटा, तब हमने एक और नया शब्द पकड़ लिया था, विच वॉज नथिंग बट सिस्टमैटिक्स। जब बात हम सिस्टमैटिक्स का करते हैं, the term systematics was very firstly provided to us by a scientist called as Carlos Linnaeus. This was given to us by a scientist Carlos Linnaeus. Systematics क्या होता है? Systematics basically taxonomy के साथ साथ जब हम phylogenetic relationship भी दो ऑर्गेनिज्म का कंसिडर करें, तो उसे हम कह देंगे सिस्टमैटिक्स। यानी सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें टैक्सोनॉमिकल एक्टिविटीज तो आते ही है, बट उन एक्टिविटी में एक और फीचर हम ऐड कर देते हैं, विच इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा शब्द हो सकता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, अब ये चीज सबसे पहले लिनायस ने ही डिस्कवर किया, ये हमें कैसे पता चला? तो बेटा लिनायस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. He wrote a particular book. Okay, I don't think so it is mentioned. चलो ठीक है. He wrote a particular book which was Systema Naturae. चलो, we'll come back over here. He wrote a particular book which is called as Systema. He wrote a book called as Systema Naturae. And in this particular book, he very firstly mentioned the term systematics, जिससे हमें पता चला कि सिस्टमैटिक्स जैसा भी कुछ होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा जब हम नामकरण करते हैं तो आईसीबीएन और आईसीजेडएन के बारे में डिटेल्स हम देख चुके हैं। आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन आर कोड्स व्हिच हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द और हेल्प अस इन नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गो स्लाइटली मोर है, जब हम ये ग्रुपिंग करते हैं बेटा, व्हेन वी गो हेड फॉर ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स, इट्स नाउ ओके, नाउ इट इज विजिबल. If we go ahead for grouping the organisms, थोड़ा और simple है. Okay. If we go ahead in grouping the organism, ठीक है, तो in that case ये सारे ही ग्रुप इसमें इंक्लूड होते हैं. There are 7 main groups which are included. इन ग्रुप्स को हम कैटेगरी, जैसे यहाँ पर लिखा है, इन ग्रुप्स को हम कैटेगरी या फिर रैंक कह सकते हैं.
We can call them category or rank. To categories we call it as taxonomy categories also, because these are taxonomical classifications. सबसे छोटा कैटेगरी जो है या रैंक है वो स्पीशीज हो जाता है बेटा, उससे थोड़ा बड़ा जीनस, उससे थोड़ा बड़ा फैमिली, उससे थोड़ा बड़ा ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, और सबसे बड़ा इज डोमेन. बट डोमेन डज नॉट फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर, इट डज नॉट फॉल इनटू 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में आ जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ऑलराइट बेटा, आर वी क्लियर अप टू हियर? ये सारे के सारे हो गए हैं टैक्सोनॉमिकल रैंक या फिर कैटेगरीज. ये जो टैक्सोनॉमिकल रैंक या फिर कैटेगरीज होते हैं इन्हें हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इनके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो लगाए जाते हैं, यानी किंगडम प्लांटे हो गया, एनिमल हो गया, या फिर जीनस और स्पीशीज में होमोसेपियन हो गया, ठीक है, या फिर मस्का डोमेस्टिका हो गया. तो ये सारे जो होते हैं स्पीशीज वगैरह, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाता है ऑपोजिट तरफ उसे हम टैक्सॉन कहते हैं. ग्रुप के नाम को टैक्सॉन कहेंगे बेटा, ठीक है, और उन ग्रुप को जिन कैटेगरी या जिन ऑर्डर्स में, रैंक्स में लगाए जाएंगे उसे हम कैटेगरी कहेंगे. सो दैट्स हाउ category, rank, group, or taxon, whatever you call it as, becomes the basic unit of classification. Taxon is singular, plural becomes taxa, remember that. Alright, beta? As we go from down to up, means as we go from species to kingdom, नीचे से ऊपर जाएंगे तो similarities जो है वो घटती जाती है बेटा, और differences बढ़ते जाता है. यानी जनरल कैरेक्टराइजेशंस या जनरल प्रॉपर्टीज ऐड होते जाएंगे. यानी कि अगर लेट्स से सपोज मैं बात कर रहा हूँ मैंजीफेरा इंडिका का, यानी हाउस फ्लाई का, ग्रुप ऑफ हाउस फ्लाइज विल हैव सिमिलर कैटेगरीज, यादर दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, बट दे बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया. सो अगर मैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करूं और मस्का डोमेस्टिका के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियसली मस्का डोमेस्टिका जो होता है बेटा, इनमें इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज विल बी वे हायर एज कंपेयर टू एनिमेलिया, बिकॉज एनिमल्स में तो सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे ना. फिश भी आ जाएगा, हॉर्स भी आ जाएगा, ह्यूमंस भी आ जाएगा, पॉरीफेरेंस भी आ जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन किंगडम्स विल हैव लेसर सिमिलैरिटीज, स्पीशीज विल हैव more similarities. So when I go from down to up, our NCERT says that the general characteristics will be more and specific will be less, and the similarities will reduce. But as we go from up to down, the general characteristics will be less and specific characteristics will be more. That means the similarities will go on increasing. I hope the concept is clear. These are the exact NCERT lines that I mentioned over here. अब इस हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करें और अलग अलग टैक्सॉन को अगर हम पढ़ने जाएंगे बेटा, तो ये कैसे और क्या होंगे, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज. तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज, वेरी फर्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज, तो अलग अलग स्पीशीज को जब ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कैट के बारे में देखें, कैट का स्पीशीज होता है कैटस. लेकिन जब हम स्पीशीज के बारे में बात करें बेटा, स्पीशीज एग्जैक्टली होते क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे. तो स्पीशीज हर वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनके पास कैपेबिलिटी है टू इंटरब्रीड, जिनके पास इंटरब्रीड करके रिप्रोडक्शन करने की काबिलियत होती है. All those organisms who can interbreed and reproduce young ones like themselves, then you call that particular organism to be belonging to same species itself. So over here you have cat, tiger, lion, leopard, etc. belonging to species which is Catus, Tigris, Leo, Pardus, etc. इनमें Catus belong to a genus which is Felis. Tigris, Leo, Pardus belong to genus Panthera. ठीक है. सिंस पैंथरा एंड फेलिस, अगर इनके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, जिस वजह से इन दोनों को एक कॉमन फैमिली में डाला जाता है विच इज फैलिडे. बस बेटा फैमिली एक यहां तक ही सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होते हैं. इसके बाद के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जितने भी ग्रुप्स है या कैटेगरीज है, वो बड़े ग्रुप्स माने जाते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है. बहुत ज्यादा लेवल पे सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी और डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, जबकि फैमिली तक
एज वी सेड सिमिलैरिटीज ज्यादा रहे। फेलिडे जो होता है उसको कैनिडे के साथ हमने कंबाइन किया है। फेलिडे और कैनिडे क्या होंगे सर? फेलिडे तो हम समझ चुके हैं कि ये है कैट फैमिली। कैनिडे बेसिकली डॉग फैमिली होता है जिसमें डॉग फॉक्स जैसे एनिमल्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। फेलिडे और कैनिडे को इकट्ठा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाता है विच इज कार्निवोरा बिकॉज दे आर कार्निवोरस इन नेचर। So this is a broader category where there's just one similarity, which is they are carnivorous. That is, they are food eating in nature. They are meat eaters in nature. They're carnivores. Okay. Carnivora and primata, if we combine together, which is Homo sapien, that is humans को और carnivora को अगर हम combine करें तो हम एक common class में उनको डाल सकते हैं, which is nothing but mammalia, because they have something called as mammary glands present, all of them. So they become or they come into something called as mammalia. Mammalia, Pisces, ये fish लिखा है but it should be Pisces, amphibia, reptilia, aves, all of this belong to a particular common category, that is phylum Chordata. Chordate along with non-chordates will belong to kingdom Animalia. All right. So अगर हमें classification आता है that gives the correct classification of tiger, तो हम क्या लिखेंगे? It belongs to species Tigris, genus Panthera, family Felidae, order Carnivora, class Mammalia, phylum Chordata, and kingdom will be Animalia. I hope the concept is clear बेटा. Likewise plants के बारे में भी हमको यहाँ पे NCERT में कुछ दिए हुए हैं बेटा. जैसे potato belongs to Solanum species, Solanum genus. Solanum genus के अंदर और भी दूसरे काफी ज्यादा species आ जाते हैं, जैसे tuberosum के साथ साथ we have nigrum and melongena, which is nothing but brinjal. ये सारे एक ही जीनस को बिलोंग करता है, which is Solanum. सोलानम हो गया, दतुरा हो गया, पेट्यूनिया हो गया, इन सब के कॉमन फीचर्स को देखते हुए दे आर टुगेदर प्लेस्ड इन सेम फैमिली विच इज सोलानेसी. सोलानेसी के जैसे ही एक और फैमिली होता है कॉर्नवॉल्वेसिए, जिनके बीच में कॉमननेस ये है कि उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स सेम होते हैं, and thus they belong to a category which is they belong to an order that is polymoniales, having less similarity with them. Polymoniales along with another different groups can be together belonging to a class which is dicotyledonnae because they are dicot. So there are two types of class which is dicotyledonnae and monocotyledonnae together belonging to a division. बेटा यहाँ पे phylum नहीं होता. Phylum is only for animals, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, phylum is only for animals. Plants के लिए there will be division. Plants के लिए there will be division. So plants belonging to division Angiospermae or division Gymnospermae or algae or bryophyta or pteridophyta, of course belonging to a particular kingdom which is plant. Right? This is one of the table that is given in your NCERT that is very very important for you all to remember. बहुत ही ज़्यादा important है ये वाला टेबल, हमारे सिलेबस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी, इसे याद रखना होगा. ठीक है, यहाँ पे हमको बेसिक्स बताया है स्पीशीज के बारे में जो हम थोड़ी देर पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा. स्पीशीज को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से दर्शाने का कोशिश किया या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, बट मेनली दे आर बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मीनिंग if the members of the species are capable of interbreeding with each other and reproduce together, then I can identify them belonging to a common species. All right. Genus is a closely aggregation or group of closely related species, and family is group of closely related genera. Families of plants are characteristic or they are characterized based on their vegetative as well as reproductive features that we need to remember. Okay, as we said that order से लेके kingdom तक the aggregation characteristics are very very less, मतलब there are very less similarities, that's why we take aggregates of characters, whereas family, genus and species have more similarities, so categories are obviously based on the observations of number of similar characters. All right, these are certain extra information that you'll need to know. अच्छा ये हमारे syllabus में नहीं है, ये निकाल चुके हैं, we will not be discussing it. ठीक है, ये हमको याद रखना चाहिए, ये हमको पीवाईक्यूज में भी आ चुका है बट एनसीईआरटी जीटीबी में नहीं दिया. याद रखना डिविजन का जो अलग अलग डिविजन जो होते हैं
उनके सफिक्स हमेशा फाइटा होंगे, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जनरली फाइटा इज वन फॉर डिविजन. देन क्लास विल ऑलवेज बी ए, पॉलिमोनिए, ठीक है. देन यू हैव पोएसिए, ठीक है. सो एसीए विल बी फैमिली, पोएल्स becomes this, ठीक है. Are we clear up till here? So this suffix that has been mentioned is mostly for plantae. Okay. Are we clear up till here? Then, yeah. So class, if you want, you can call it as the dicotyledone, monocotyledone. Okay. These are all AE for class. This becomes mind map. We quickly memorize that Ernest Mayr was the first scientist to provide us the concept of species, and he was the first one to help us in classification also. These are different categories. These upar wala what we see, this what we see are nothing but category or rank, and this entire content that we see can be called as taxa, or what we call as taxon. Plural is taxa, singular becomes taxon. These are 7 obligate categories. Correct? Okay. Here you can have subclass, and then you can have series. इसके ऊपर you can have domain further, you can have subphylum, ठीक है. फैमिली और ऑर्डर के बीच में एक पर्टिकुलर कैटेगरी और आ जाता है यहाँ पे, जिससे हम कहते हैं कोहोर्ट, ठीक है. ये PYQ में आ चुका है, तो इसको याद रखें, ठीक है. कुछ ऐसा भी होता है. ऑलराइट. देन अबाउट लिविंग वर्ल्ड, when we talk about different living characteristics, जो हमने इनिशियली पढ़ा बेटा अलग अलग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, so when we talk about reproduction, and I'll use some different color. Okay. When we talk about different categories, oh, we talk about different properties, which is growth and reproduction specifically. इनको हम twin characters भी कहते हैं बेटा, ठीक है. Or we can call them to be as synonyms. Why do we call as synonyms? Okay, wait. Not twin character. We would rather simply just call them to be as synonyms. Okay, now question is, why do we call them as synonyms? We call them synonyms only and only for unicellular organisms. Why do we call them synonyms for unicellular organisms? Is because जो unicellular organisms होते हैं बेटा, उनमें ग्रोथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट अमीबा. अमीबा ग्रो हो रहा है, मतलब वो सेल डिवाइड हो रहा है. अमीबा रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब भी सेल डिविजन होगा. बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, मतलब वो डिवाइड होके ग्रो हो रहा है. बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब भी सेल डिवाइड कर रहा है. सो बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जो दो कैरेक्टर्स है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसका सेम ही मीनिंग होता है. thus they are classified to be synonyms only and only in unicellular organisms. Are we clear up till here? ठीक है. इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी में एक और चीज बताया है कि जब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, हम फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो. ओके. जब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट ग्रोथ, व्हेन आई टॉक अबाउट growth basically have something called as twin characters. Now, what are these twin characters that we're talking about? So, growth has twin characters. एक is increase in mass, and दूसरा is increase in number of cells. ठीक है. ये याद रखना, ये नीट में हमें आ सकता है बेटा, कि जो ग्रोथ होता है, ठीक है, उसके दो ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, एक मास एंड नंबर. अब जनरली बच्चे कहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, दे जस्ट गिव यू विच आर द फॉलोइंग आर ट्विन कैरेक्टर्स. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, increase in mass and increase in number, and so on and so forth they ask. So generally student mark growth and reproduction. This is the correct answer. False. It is not the correct answer. The correct answer here becomes mass and number ka increase, which is twin character. They are asking twin character. They are not asking synonyms.
दैट्स डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा।